प्राचीन काल से मनुष्य रात के आकाश को देखता रहा है और मंगल ग्रह के नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय लाल ग्रह के बारे में सोचता रहा है। अपने मनमोहक आकर्षण और जीवन को आश्रय देने की क्षमता के साथ मंगल ग्रह ने वैज्ञानिकों, खगोलविदों और सपने देखने वालों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित किया है। हाल के वर्षों में मंगल ग्रह के प्रति मानवता का आकर्षण तेजी से आगे बढ़ा है, क्योंकि अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों ने लाल ग्रह की खोज की है और अंततः उपनिवेश बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस वीडियो में मंगल ग्रह के इतिहास, भूविज्ञान, जीवन की संभावना, वर्तमान मिशन और भविष्य के मानव मिशन की चुनौतियों और अवसरों सहित मंगल के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। मंगल ग्रह के प्रति आकर्षण का पता प्राचीन सभ्यताओं से लगाया जा सकता है। प्राचीन मिस्रवासियों, चीनियों और बेबीलोनियों ने रात के आकाश में मंगल ग्रह को देखा और इसे देवताओं और ब्रह्मांडीय महत्व से जोड़कर विभिन्न नाम दिए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में दूरबीनों और अवलोकन प्रौद्योगिकी में प्रगति ने खगोलविदों को मंगल ग्रह का अधिक बारीकी से अध्ययन करने की अनुमति दी। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है और इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग के कारण लाल रंग का दिखाई देता है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं: स्थलीय ग्रह जिनका तल आभासीय होता है और गैसीय ग्रह जो अधिकतर गैस से निर्मित हैं। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका एक पतला वातावरण है जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन के अंश हैं। एक महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र और पतले वातावरण की कमी का मतलब है कि मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में उच्च स्तर के विकिरण और सौर हवा के संपर्क में है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीले चोटियों की याद दिलाती है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम केनियन वेल्स मरीनेरिस भी यहीं पर स्थित है, जिसकी लंबाई 4000 किलोमीटर से अधिक है और गहराई 7 किलोमीटर तक है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना को हमेशा से परिकल्पित किया गया है। मंगल के दो चंद्रमा फोबोस और डिमोस हैं, जो छोटे और अनियमित आकार के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये 5261 यूरेका के समान क्षुद्र ग्रह है, जो मंगल के गुरुत्व के कारण यहाँ फंस गए होंगे। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका आभासी परिमाण -2.9 तक पहुंच सकता है और ये चमक सिर्फ शुक्र, चंद्रमा और सूर्य के द्वारा ही पार की जा सकती है। यद्यपि अधिकांश समय बृहस्पति मंगल की तुलना में नंगी आंखों को अधिक उज्ज्वल दिखाई देता है। मंगल पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। ये पृथ्वी से कम घना है। इसके पास पृथ्वी का 15% आयतन और 11% द्रव्यमान है। इसका सतही क्षेत्रफल पृथ्वी की कुल शुष्क भूमि से केवल थोड़ा सा कम है। हालांकि मंगल बुध से बड़ा और अधिक भारी है, पर बुध की सघनता ज्यादा है। फलस्वरूप दोनों ग्रहों का सतही गुरुत्वीय खिंचाव लगभग एक समान है। मंगल ग्रह की सतह का लाल नारंगी रंग लौह ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड के कारण है, जिसे सामान्यतः हेमेटाइट या जंग के रूप में भी जाना जाता है। ये बटर स्कॉच भी दिख सकता है तथा अन्य आम सतह रंग भूरा, सुनहरा और हरे शामिल करते हैं, जो कि खनिजों पर आधारित होता है। हाल की ग्रहीय वासयोग्यता की हमारी समझ उन ग्रहों के पक्ष में है जिनके पास अपनी सतह पर तरल पानी है। ग्रहीय वासयोग्यता दुनिया को विकसित करने और जीवन को बनाए रखने के लिए ग्रह की एक क्षमता है। प्रायः इसकी मुख्य मांग है कि ग्रह की कक्षा वासयोग्य क्षेत्र के भीतर स्थित हो, जिसके लिए सूर्य वर्तमान में इस दायरे को शुक्र से थोड़े से परे से लेकर लगभग मंगल के अर्ध मुख्य अक्ष तक विस्तारित करता है। सूर्य से निकटता के दौरान मंगल इस क्षेत्र के अंदर डुबकी लगाता है, परंतु ग्रह का पतला वायुमंडल
इन विस्तारित अवधियों से बड़े क्षेत्रों पर विद्यमान तरल पानी की रक्षा करता है। तरल पानी के पूर्व प्रवाह वासयोग्यता के लिए ग्रह की क्षमता को दर्शाता है। हाल के कुछ प्रमाण ने संकेत दिया है कि नियमित स्थलीय जीवन को आधार हेतु मंगल की सतह पर किंचित पानी बहुत ज्यादा लवणीय और अम्लीय रहा हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की कमी और मंगल का अत्यंत पतला वायुमंडल एक चुनौती है। इस ग्रह के पास अपनी सतह के आर पार मामूली ताप संचरण, सौर वायु के हमले के खिलाफ कमजोर अवरोधक और पानी को तरल रूप में बनाए रखने के लिए अपर्याप्त वायुमंडलीय दबाव है। मंगल भी करीब करीब या शायद पूरी तरह से भूवैज्ञानिक रूप से मृत है। ज्वालामुखी गतिविधि के अंत ने ऊपरी तौर पर ग्रह के भीतर और सतह के बीच में रसायनों और खनिजों के रिसाइकलिंग को बंद कर दिया है। प्रमाण सुझाव देते हैं कि ये ग्रह जैसा कि आज है की तुलना में एक समय काफी अधिक रहने योग्य था, परंतु चाहे जो भी हो वहां कभी रहे जीवों की मौजूदगी अनजान बनी हुई है। मध्य 1980 के वाइकिंग यान ने अपने संबंधित अवतरण स्थलों पर मंगल की मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को पता लगाने के लिए जानबूझकर परीक्षण किए और परिणाम सकारात्मक रहा, जिसमें पानी और पोषक तत्वों पर से अनावरित CO2 के उत्पादन की एक अस्थायी वृद्धि भी शामिल है। जीवन का ये चिन्ह बाद में कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा विवादित रहा था, जिसका परिणाम निरंतर बहस के रूप में हुआ। नासा के वैज्ञानिक किल्पर्टन लेविन ने जोर देते हुए कहा कि वाइकिंग ने जीवन पाया हो सकता है। आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में जीवन के चरम पसंदी रूपों के वाइकिंग आंकड़ों के एक पुनः विश्लेषण ने सुझाव दिया है कि जीवन के इन रूपों का पता लगाने के लिए वाइकिंग के परीक्षण पर्याप्त परिष्कृत नहीं थे। इस परीक्षण ने एक जीवन रूप यानी कि कल्पित को भी मार डाला है। फिनिक्स मार्स लैंडर द्वारा किए गए परीक्षणों से पता चला है कि मिट्टी की एक बहुत क्षारीय पीएच है और ये मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड शामिल करता है। मिट्टी के पोषक तत्व जीवन को आधार देने के लिए समर्थ हो सकते हैं, लेकिन जीवन को अभी भी गहन पराबैंगनी प्रकाश से परिरक्षित करना होगा। हाल के वर्षों में मार्स ऑर्बिटरों द्वारा मीथेन और फॉर्मल्डिहाइड की छोटी मात्रा का पता लगाया गया और दोनों ने जीवन के लिए संकेत होने का दावा किया है। उनके अनुसार ये रासायनिक यौगिक मंगल के माहौल में जल्द से टूट जाएंगे। ये दूर से संभव है कि इन यौगिकों के स्थान की भरपाई या भूगर्भ या माध्यम से हो सकती है। मंगल ग्रह की पहली सफल उड़ान 14 से 15 जुलाई 1965 को नासा द्वारा भेजी गई मैरिनर 4 थी। 14 नवंबर 1971 को मैरिनर 9 पहला अंतरिक्ष यान बना जिसने किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा के लिए मंगल के चारों ओर की कक्षा में प्रवेश किया। 2 सोवियत यान 27 नवंबर 1971 को मार्स 2 और 3 दिसंबर को मार्स 3 सतह पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली पहली वस्तुएं थी, परंतु उतरने के चंद सेकंड के भीतर ही दोनों का संचार बंद हो गया। 1975 में नासा ने वाइकिंग कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें 2 कक्षीय यान शामिल थे। प्रत्येक में एक लैंडर थे और दोनों लैंडर 1976 में सफलतापूर्वक नीचे उतरे थे। वाइकिंग 1 6 वर्ष के लिए और वाइकिंग 2 3 वर्ष के लिए परिचालक बने रहे। वाइकिंग लैंडरों ने मंगल के जीवंत परिदृश्य प्रसारित किए और इस यान ने सतह को इतनी अच्छी तरह से प्रतिचित्रित किया है कि ये छवियां प्रयोग में बनी रहती हैं। मंगल और उसके चंद्रमाओं के अध्ययन के लिए 1988 में सोवियत यान फोबस 1 और 2 मंगल को भेजे गए। फोबस 1 ने मंगल के रास्ते पर ही संपर्क खो दिया, जबकि फोबस 2 ने सफलतापूर्वक मंगल और फोबस की तस्वीरें खींची। विफल होने के ठीक पहले इसे फोबस की धरती पर 2 लैंडर छोड़ने के लिए तैयार किया गया था। मंगल की ओर रवाना सभी अंतरिक्ष यानों के लगभग 2/3 अभियान पूरे होने या यहाँ तक कि अपने अभियान की शुरुआत के पहले ही किसी न किसी तरीके से विफल हो गए। अभियान विफलता के लिए आमतौर पर तकनीकी समस्याओं को जिम्मेदार माना जाता है और योजनाकार, प्रौद्योगिकी और अभियान लक्ष्यों का संतुलन करते हैं, जो 1995 के बाद से विफलताओं में शामिल है। मार्स 16 1996 में, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर 1999 में, मार्स पोलार लैंडर 1999 में, डीपर स्पेस 2 1999 में, नोजोमी 2003 में और फोबोस ग्रंट 2011 में।
नासा के मार्स ओडिसी यान ने 2001 में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। ओडिसी के गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर ने मंगल के ऊपरी मीटर में महत्वपूर्ण मात्रा की हाइड्रोजन का पता लगाया। ऐसा लगता है कि यह हाइड्रोजन जल बर्फ के विशाल भंडार में निहित है। यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण यानी ईसा का अभियान मार्स एक्सप्रेस 2003 में मंगल पर पहुंचा। इसने बीगल 2 के लैंडर को ढोया, जो अवतरण के दौरान विफल रहा और फरवरी 2004 में इसे लापता घोषित किया गया। 2004 की शुरुआत में प्लैनेटरी फूरियर स्पेक्ट्रोमीटर टीम ने घोषणा की कि इस यान ने मंगल के वायुमंडल में मीथेन का पता लगाया था। इसने जून 2006 में ऑरोरा के खोज की घोषणा की। जनवरी 2004 में नासा के जुड़वां मंगल अन्वेषण रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी मंगल की धरती पर उतरे। दोनों को अपने सभी लक्ष्यों से अधिक मिला। अनेकों अति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक वापसियों के बीच ये एक निर्णायक सबूत रहे हैं कि दोनों अवतरण स्थलों पर पूर्व के कुछ समय के लिए तरल पानी मौजूद था। मंगल के धूल, बवंडर और हवाई तूफानों ने कई अवसरों पर दोनों रोवरों के सौर पैनलों को साफ किया है और इस प्रकार उनके जीवन काल में वृद्धि हुई है। स्पिरिट रोवर 2010 तक सक्रिय रहा था, जब तक कि इसने आंकड़े भेजना बंद नहीं कर दिया। 10 मार्च 2006 को नासा का मंगल टोही परिक्रमा यान यानी MRO एक 2 वर्षीय विज्ञान सर्वेक्षण चलाने के लिए कक्षा में पहुंचा। इस यान ने आगामी लैंडर अभियान के लिए उपयुक्त अवतरण स्थलों को खोजने के लिए मंगल के इलाकों और मौसम का मानचित्रण शुरू किया। 3 मार्च 2008 को वैज्ञानिकों ने बताया MRO ने ग्रह के उत्तरी ध्रुव के पास एक सक्रिय हिमस्खलन श्रृंखला की पहली छवि बिगाड़ दी। 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। भारत ने लाल ग्रह का अध्ययन करने और आंतरिक सौर मंडल की खोज के लिए आवश्यक मुख्य प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए मंगलयान यानी अंग्रेजी में मार्स क्राफ्ट का निर्माण किया। मंगलयान अंतरिक्ष यान ने 23 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जिससे इसरो ऐसा करने वाला दुनिया की केवल चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। भारत से पहले केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने ही मंगल ग्रह का सफलतापूर्वक पता लगाया था। मंगल ने 7.5 वर्षों तक संचालन किया, मंगल ग्रह के परिदृश्यों का अवलोकन किया और अपने 5 विज्ञान उपकरणों का उपयोग करके उनकी संरचना का अध्ययन किया। मंगल ग्रह मानवता के लिए एक आकर्षक और रहस्यमय गंतव्य बना हुआ है, जो अनगिनत सपनों और महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित करता है। रोबोटिक अन्वेषण के माध्यम से हमने लाल ग्रह के अतीत और उसमें जीवन की संभावना के बारे में बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, मंगल ग्रह पर मानव मिशन की संभावना उत्साह और चुनौतियां दोनों लाती हैं। मंगल ग्रह की यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अत्याधुनिक तकनीकों और अटूट दृढ़ता की आवश्यकता होगी। हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चित है। मंगल ग्रह की खोज और संभावित उपनिवेशीकरण मानवीय सरलता और ज्ञान और अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने की अतृप्त इच्छा का प्रमाण प्रस्तुत करता है। मंगल ग्रह मानवता की अगली सीमा हो सकती है और ये इन साहसी प्रयासों के माध्यम से है कि हम एक प्रजाति के रूप में विकसित हो रहे हैं, ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल रहे हैं।